तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 70 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होते हैं, उनको हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में 2010 से लगातार आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। यह आपकी एक महामाराथन वीडियो होने वाली है, जिसमें हम क्लास 12 फिजिक्स के 70 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और साथ ही में यदि आप लोगों ने बायोलॉजी का पेपर दिया होगा तो वहां से आप लोग जाकर के पेपर से मिला सकते हो, जो मैंने वन शॉट वीडियो कराई थी महातांडो, जो मैंने क्लास ली थी उस क्लास में आप। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के सारे क्वेश्चन फंसे हैं। आप लोग जाकर के क्वेश्चन उठा कर पेपर आप लोग उठा करके देख सकते हो। 95% तक सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। आप लोग जाकर के देख लो तो सारे के सारे प्रश्न लगातार फंस गए थे। सारे के सारे प्रश्न आप लोग देख सकते हो वहां से। केवल 6 घंटे में मैंने आपको पूरी तैयारी करवाई थी क्लास 12 की बायोलॉजी की, और उसमें आपके 95% तक क्वेश्चन उसी वीडियो से फंसे थे। और यदि आप लोगों ने अच्छे तरह से वीडियो को देखा होगा तो यहाँ से आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में 90 से 95% तक बहुत ही आसानी से स्कोर करने वाले हो। तो यदि आप लोग मैच करना चाहो तो मैच भी जाकर के कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा। लिंक पर आप लोग क्लिक करके जाकर के देख सकते हो कि क्लास 12 बायोलॉजी की जो हमने महातांडव जो क्लास ली थी उसमें आपके 90% से ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में फंसे हैं वहां से। तो इसीलिए आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हो, अपना जो पेपर है उससे मिला सकते हो। हर एक प्रश्न, हर एक टाइप के प्रश्न फंसे। दीर्घ उत्तरीय, बहुविकल्पी, अति लघु, लघु, सभी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में वहां से फंसे थे। और यहाँ से भी 100% फंसेंगे। क्लास 12 की फिजिक्स के जो आपके 70 प्लस महत्वपूर्ण जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर करवाने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और सारे के सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और साथ ही में बायोलॉजी के लिए यदि आप पेपर देखना चाहते हो तो पेपर से आप लोग मैच कर सकते हो। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाकर के उसे मैच कर सकते हो अपने बोर्ड परीक्षा के लिए। और देख सकते हो कि मैं आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और कितने सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में फंस रहे हैं हमारे इस वीडियो से। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो 70 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं क्लास 12 की फिजिक्स में, उसको हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दो, ताकि अधिक से अधिक लोग आ जाएं, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो चलो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और 1 से लेकर के 70 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हमको इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स के लिए भी समय नहीं है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा, पूरा क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यदि आप लोग अपने क्लास 12 की फिजिक्स में भी 70 में 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस पेज को मैं हटाता हूँ और महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उनको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, टिक लगा लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट का, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया और कई बार लगातार पूछा भी जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इसमें बताना क्या है, हम लोग को सबसे पहले इसमें बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। उसके बाद फिर हम लोग उसका सूत्र भी बता देंगे और उसका मात्रक भी किस प्रकार से आपको निकालना है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। तो उत्तर में आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र आपका हो जाता है ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। ये आपका होता है ई, आपका जो होता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। एफ आपका जो होता है आपका बल होता है, और साथ ही में जो क्यू होता है आपका आवेश होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और इसका जो परिभाषा एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लो कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला वैद्युत बल होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र आपका हो जाता है ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट हो जाता है। अब फिर मात्रक की यदि हम लोग बात करेंगे तो मात्रक आप लोग सूत्र से निकाल सकते हो। तो सूत्र यदि आपको याद है ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट है, तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। एफ यानी कि जो बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और क्यू यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ से आप लोग मात्रक निकाल सकते हो। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन अपान में कूलाम। और इसका यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है वोल्ट अपान में मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके दो मात्रक होते हैं। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि इसका एक अलग सूत्र होता है ई बराबर बी अपान में डी। तो बी से आपका वोल्ट हो जाएगा और डी से आपका मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये वाला भी मात्रक निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो पहला क्वेश्चन था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए, ये पूर्ण से कंप्लीट हो गया। जिसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया, कम से कम 5 बार पूछा गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है आप लोग आराम से बताओगे, बहुत ही सिंपल से मैं आपको समझा दूंगा। ये चीज आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो अभी के अभी, इसको बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करो। जो भी लोग टॉपर ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको इसका PDF वहां पर मिल जाएगा। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, और इसे हम लोग P से दर्शाते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा वैद्युत द्विध्रुव किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है, ठीक है, जो कि आपका -Q और +Q आवेशों से मिलकर के बना होता है, और इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। तो यही चीज हम लोग को इसमें परिभाषा में बताया गया कि वैद्युत द्विध्रुव की किसी एक आवेश का हम लोग को मान ले लेना है। तो हम लोग यहाँ पर Q लिख लें या फिर इधर से Q ले लें, क्योंकि देखो आवेश के मान से हम लोग को मतलब है, इसके चिन्ह से कोई भी मतलब नहीं है। तो इसीलिए हम लोग किसी एक आवेश का मान ले लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर Q लिख दोगे, फिर आपको क्या कर देना है आगे, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी कितनी है, 2L है। तो इसको यदि हम लोग Q से गुणा कर दें इस प्रकार से, तो आपका P निकल करके आ जाएगा, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल करके आ जाएगा। तो सूत्र यही आपका हो जाता है P बराबर Q इंटू 2L। तो इसे आपको याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी आपका होता है। तो इस प्रकार से जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। इस प्रकार से सबसे पहले दोनों क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे, और इसी प्रकार से हम लोग सारे प्रश्नों को करते हुए चलेंगे, पूरे 75 प्रश्न। तो इसीलिए आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा होती है आपके बोर्ड एग्जाम में आने की। तो हम लोग को बताना क्या है, कूलाम के नियम का क्या बताना है, सदिश रूप बताना है। कूलाम का नियम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R²। ये आपका क्या हो जाता है, कूलाम का नियम। अब उस कूलाम के नियम का हम लोग को सदिश रूप बताना है। तो आप लोग बताओगे कि माना Q1 व Q2 एक चिन्ह के दो बिंदु आवेश, यानी कि एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश हैं। आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला विद्युत बल हम लोग सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, F12, यानी कि आवेश Q1 के कारण Q2 पर हम लोग लगा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R²R⁻12। ये आपका पहला समीकरण हो जाता है, जहां पर जो आपका R⁻12 है वो आपका Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल निकालेंगे। तो आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R²R⁻21। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड बना लेंगे, जहां पर आपका जो R⁻21 है वो आपका Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है। इस प्रकार से आपका हो गया। अब जो समीकरण पहला है और समीकरण दूसरा है, दोनों आपके कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये दोनों आपके कूलाम के नियम का सदिश रूप है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि गॉस की प्रमेय क्या है। तो हम लोग को बताना है कि गॉस की प्रमेय क्या है। ये भी इस चैप्टर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, पहले चैप्टर का। तो इसे भी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसकी भी संभावना बहुत ही ज्यादा है आपके बोर्ड परीक्षा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछी जाने की। तो इसीलिए आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो आप लोग इसका उत्तर बताओगे कि गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE, ठीक है, क्या होता है, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि फॉर्मूला आपका हो जाता है φE बराबर Q अपान में ε0, जहां पर आपका जो ε0 होता है वो आपका निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। तो इस प्रकार से आपके इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है, वो आपका होने वाला है वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होता है आपका, वैद्युत विभव की परिभाषा तथा इसकी बीमा लिखने वाला, ठीक है। तो इसे आप लोग
जरूर तैयार करना, अपने कॉपी में लिख भी लेना ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो क्या बताएंगे हम लोग इसका आंसर? हम लोग बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो, उसे अपनी कॉपी में नोट करो और याद कर लो। ठीक है, क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि V बराबर W/Q0 होता है। ठीक है, अब ये W यानी कि कार्य का मात्रक आपका जूल हो जाता है और अपान में Q यानी कि आवेश का मात्रक कूलाम हो जाता है। इसको हम लोग वोल्ट भी बोल सकते हैं। यानी कि वैद्युत विभव का मात्रक आपका क्या हो जाता है? जूल अपान में कूलाम या फिर वोल्ट आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बीमा की बात करते हैं। तो बीमा में आप लोग बताओगे कि वैद्युत विभव की बीमा होती है ml⁻2 T⁻³ और A⁻−1। ठीक है, होती है। इस प्रकार से आपका हो गया। तो इसे आप लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हो। क्वेश्चन आपका हो जाता है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। तो आप लोग इसका उत्तर बताओगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। यानी कि हम लोग को विभव प्रवणता की परिभाषा बतानी है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट का यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, टिक। तो विभव प्रवणता की परिभाषा में आप लोग बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन यानी कि डेल्टा x के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा v की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ लेना। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन यानी कि डेल्टा x के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा v की दर को हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभव में परिवर्तन अपान में दूरी में परिवर्तन, यानी कि बराबर माइनस डेल्टा v अपान में डेल्टा x। ठीक है, ये आपका हो जाता है विभव प्रवणता की परिभाषा। और साथ ही में इस प्रकार से आप लोग उसका बता सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो एक बार। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, जो कि आपका हो जाता है किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग को बताना है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ जब हम लोग भर देते हैं तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो। फिर हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इसको हम लोग ऐसे रख देते हैं। आप क्वेश्चन भी देखते रहना और आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि आप लोग उत्तर में बताओगे कि संधारित्र की प्लेटों के बीच, इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। ठीक, तो आप लोग बताओगे क्या इसका आंसर में आप लोग बताओगे कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, क्या है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है? जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इस कारण प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है वो घट जाता है। ठीक है, अब विभवांतर आपका घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धारिता आपकी बढ़ जाती है। यही चीज आपको यहाँ पर समझनी थी, क्योंकि आपका क्या होता है कि C व्युत्क्रमानुपाती 1/v। ठीक है, ये आपका होता है। तो कहने का मतलब ये है कि विभवांतर जब घटेगा तो फिर धारिता बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के भी आंसर मैंने आपको बता दिया है, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है कि वैद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं, या कह सकते हैं कि वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को
उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान से समझो कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम लोग उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। आगे आप लोग बताओगे कि यह एक अदिश राशि है, यानी कि विभवांतर एक अदिश राशि है। यदि किसी धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो बिंदुओं A तथा B के बीच विभवांतर आपका हो जाएगा BA माइनस BB बराबर W अपान में क्यू नॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से वैद्युत विभवांतर हो गया। और वैद्युत विभवांतर के बारे में आप लोग याद कर लो, क्योंकि आपका अति लघु के साथ साथ में लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है वो आपका होने वाला है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या समझते हैं, यानी कि आप लोग क्या समझते हो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से। अभी जो अनुगमन वेग वाला टॉपिक होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट का टिक लगा लेना है, क्योंकि आपका जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की परिभाषा जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ये आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि जब किसी चालक यानी कि तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब हम लोग किसी चालक के सिरों के बीच में क्या करते हैं, चालक की बात करें या फिर तार बोल सकते हो हम लोग, तो जब हम लोग किसी चालक या तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसमें क्या होता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। सिंपल सी परिभाषा एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जब हम लोग किसी तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं और इस सूक्ष्म नियत वेग को ही हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं और इसे हम लोग BD से प्रदर्शित करते हैं। यही आपकी परिभाषा हो जाती है, इसे आप लोग जरूर याद कर लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा होती है। तो इसीलिए आप इसे याद कर लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। तो आप लोग इसका संबंध बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हो, एक कह सकते हैं कि फॉर्मूले के रूप में। जैसा कि आप लोग बताओगे वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो सबसे पहले आप लोग बताओगे I बराबर NEABD। तो ये I क्या होता है, तो I आपका होता है वैद्युत धारा, N आपका होता है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा और आपका E हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश और साथ ही में जो आपका A होता है आपका क्षेत्रफल हो जाता है और BD आपका अनुगमन वेग हो जाता है। तो इस प्रकार से वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध किस प्रकार से आपको बताना है वो भी आप लोग समझ गए होंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में एक बार नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो इसका भी उत्तर आप लोग सिंपल तरीके से बता सकते हो कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को हम लोग धारा घनत्व यानी कि हम लोग उसको J से प्रदर्शित करते हैं कहते हैं। नहीं, कहने का मतलब ये है कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं और इसे हम लोग J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर आपका हो जाता है I अपॉन में A। ठीक है, क्या होता है सूत्र, J बराबर आपका हो जाता है I अपॉन में A। अब यहाँ से इसका आप लोग मात्रक भी निकाल सकते हो, तो I का जो मात्रक होता है उसका हो जाता है एम्पियर और A का मात्रक हो जाता है आपका मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से मात्रक भी आपका समझ में आ गया। I यहाँ पर आपका धारा है, A आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज भी आप समझ गए होंगे, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आप लोग बता सकते हो कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है ओम मीटर और उसका विमीय सूत्र हो जाता है ml की पावर 3 t की पावर -3 और a की पावर -2। तो इस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसी भी एक क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया भी है। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। आप लोग फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग बताओगे कि वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप बता सकते हो कि वैद्युत बल्ब का तंतु व डायोड बल्ब। तो इस प्रकार से आपके उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया और उसकी परिभाषा भी मैंने आपको बता दी है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसे हम लोग न्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो न्यू बराबर आपका होता है बी डी अपान में ई। इसका मात्रक की यदि हम लोग बात करेंगे तो मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपान में वोल्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, तो इसे भी आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। तो आप लोग इसका उत्तर बताओगे कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर हम लोग को बताना है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो अनुगमन वेग होता है उनके बीच में क्या संबंध होता है। तो आप लोग बताओगे विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के मध्य संबंध जो आपका हो जाता है वो आपका हो जाएगा बी डी बराबर ई बी टाउ अपान में एम एल, ठीक है। अब जहाँ पर BD की बात करेंगे तो BD आपका अनुगमन वेग होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। B आपका विभवांतर होता है, टाउ आपका क्रांतिकाल होता है तथा यल आपका होता है चालक की लंबाई। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। अगला क्वेश्चन जो हमारा हो जाता है ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो इसे भी आप लोग IMP का टिक लगा देंगे। तो इसका उत्तर क्या है, इसका क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे। तो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि किरचॉफ का धारा नियम हम लोग को बताना है। तो हम लोग बताएंगे कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। यानी कि इसका नियम यही है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात कि जो संधि में मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है बराबर I बराबर 0 होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है वो आपका होने वाला है कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर BBI का टिक लगा लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। हर एक क्वेश्चन वैसे इस सीरीज में जितने भी करवाए जा रहे हैं सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो आज का जो पहला जो प्रश्न है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रश्न में हम लोग इसका उत्तर बताएंगे। तो हम लोग उत्तर में बताएंगे कि बायो सेवर्ट के नियम अनुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। ये आपका हो जाता है बायो सेवर्ट के नियमानुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। इस प्रकार से आपका हो जाता है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आगे आप लोग बताएंगे कि जहां पर आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई अनुक्रमानुपाती नियतांक है तथा म्यू नॉट आपका निर्वात की चुंबकशीलता है। तो इस प्रकार से ये जो पहला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। इसे आपको याद ही कर लेना, याद कर लोगे यहाँ से आपका ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, एक दो बार पढ़ोगे आपको ये याद हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है तो याद करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण भी दीजिए। तो उसमें हम लोग उत्तर में बताएंगे कि जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हों साथ ही में समदूरस्थ हों तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप लोग बता सकते हैं कि लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपका एक समान होता है। तो इस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है मैंने आपको बता दिया और साथ ही में उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लेंगे। तो क्वेश्चन आपका हो जाता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो परिपथीय नियम में आप लोग बताएंगे इसका उत्तर, आप लोग बताओगे कि एम्पियर के नियम अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। तो इस प्रकार से ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। सूत्र आपका हो जाता है समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है पूरा क्वेश्चन और आंसर। एम्पियर का परिपथीय नियम यहाँ तक आप लोग लिखेंगे, उसके बाद में फिर उसका सूत्र लिख लेंगे, ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो, उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि हम लोग को धारा मापी को यदि हम लोग को वोल्ट मीटर में बदलना है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग उत्तर में बताएंगे कि धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध का शंट लगाना होगा। यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, जो धारा मापी की जो कुंडली होती है उसके श्रेणी क्रम में जो हम लोग उच्च मान के प्रतिरोध का शंट लगा देंगे तो फिर जो आपकी धारा मापी होगी वो आपका वोल्ट मीटर में बदल जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो, उसके बाद हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और वहां पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजक लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ पर आप लोग को IMP का टिक लगा लेना है। तो उत्तर में हम लोग बताएंगे कि यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। यानी कि धारा सुग्राहिता IS बराबर आपका हो जाएगा फाई अपान में I बराबर आपका NAB अपान में C हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा धारा सुग्राहिता। जहां पर आपका जो n होता है वो कुंडली में फेरों की संख्या होती है। a आपका होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, b आपका चुंबकीय क्षेत्र तथा c आपका मरोड़ दृढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे और एक दो बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र तथा मात्रक एवं विमा लिखो। ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से आ सकता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, यदि अति लघु उत्तरीय में प्रश्न आएगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए, तो सूत्र आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं। उसके बाद फिर आपका अगले तरीके से क्वेश्चन आएगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं विमा लिखो। तो ये दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन बताया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। तो सूत्र में आप लोग बताएंगे कि m बराबर आपका हो जाएगा NIA। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, जहां पर जो आपका n होगा, n आपका होगा कुंडली में फेरों की संख्या, I आपका प्रवाहित धारा तथा A आपका जो हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब वहीं पर इसके मात्रक की यदि हम लोग बात करेंगे तो मात्रक आपका हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और बीमा की यदि हम लोग बात करेंगे तो बीमा आपका हो जाएगा L स्क्वायर A। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग को बताना है कि अक्षीय स्थिति में, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग को बताना है। तो इसमें हम लोग बताएंगे कि अक्षीय स्थिति में चुंबकीय बल क्षेत्र B बराबर आपका हो जाएगा 10⁻⁷ 2m अपान में R क्यूब, ये आपका हो जाएगा न्यूटन अपान में मीटर एम्पियर मीटर। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा, जहां पर m जो आपका होता है आपका हो जाता है चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, और साथ ही में जो आपका R होता है आपका R हो जाएगा चुंबक के केंद्र से वह दूरी जहां पर चुंबकीय क्षेत्र B है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट था, ये भी कंप्लीट हो गया है, जिसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा देंगे। तो क्वेश्चन आपका हो जाता है कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र हम लोग को बताना है, तो आप लोग बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र B बराबर का हो जाएगा म्यू नॉट NI अपान में L। ठीक है, तो जो आपका NL है, ठीक है, N अपान में जो L है इसकी जगह हम लोग स्मॉल n लिखेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या, म्यू नॉट NI हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो N अपान में L है इसकी जगह हम लोग n लिख देंगे, केवल स्मॉल n लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन अपान में एम्पियर मीटर। और यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि जो n बराबर n अपान में L है, ये आपका परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है।
तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। होने वाला है, आपका होने वाला है कि अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर है। तो हम लोग को ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक कह सकते हैं कि एक एक अंतर बता दोगे दोनों में, तो फिर आपको यहाँ पर नंबर पूरे मिल जाएंगे अति लघु उत्तरीय के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, वेरी IMP का यहाँ पर आप लोग टिक लगाओगे सबसे पहले। उसके बाद फिर आप लोग इसका उत्तर बताओगे कि अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, यानी कि जो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ के जो परमाणु होते हैं उनमें स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। और जबकि हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु की बात करेंगे तो उसमें जो आपका कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है आपका शून्य होता है। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। इसे आप लोग एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, फिर हम लोग ऐसे बोर्ड परीक्षा में आएगा आप लोग आराम से बता पाओगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है किन्हीं दो प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थों का नाम लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और सिंपल सा क्वेश्चन है कि किन्हीं दो हम लोग को प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थों का नाम बताना है। पहला आप लोग बता देंगे सोना, दूसरा आप बता देंगे बिस्मिथ। तो इस प्रकार से आपका ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, जो कि आपका होने वाला है चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा तथा इसका विमीय सूत्र लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, इसे हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से आपका हो जाता है चुंबकीय फ्लक्स की विमा की यदि हम लोग बात करेंगे तो ml⁻², t⁻⁻2 और a⁻−1 होता है। इस प्रकार से आपका चुंबकीय फ्लक्स की विमा हो जाती है। बाकी परिभाषा तो मैंने आपको बता ही दी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसको ही हम लोग पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लेंज का नियम क्या है। तो इसमें आप लोग उत्तर में बताएंगे कि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की जो दिशा होती है सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। आंसर में आप लोग बताएंगे कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलो या फिर आप लोग प्रेरित धारा बोलो, इस प्रकार से बोलोगे। फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे ही हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होता है, 5 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, इसीलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लो। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो। और यदि आप लोग टॉपर ग्रुप के मेंबर हैं तो उसमें आपको ये PDF मिल जाएगा आराम से। आगे आप लोग इसमें बताओगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। अभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि इसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल से आपको अच्छे तरह से समझ लेना है। क्या समझना है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना क्या कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या फिर हम लोग स्वप्रेरकत्व भी बोल सकते हैं। तो आप लोग बताएंगे किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के जो मान होता है, संख्यात्मक मान उसके बराबर होता है जो कि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। एकांक का मतलब 1 होने पर उत्पन्न होता है। इसका मात्रक आपका हो जाता है हेनरी, यानी कि स्वप्रेरकत्व या फिर स्वप्रेरण गुणांक का जो कह सकते हैं मात्रक होता है आपका हेनरी होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा होने वाला है। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है आपका होने वाला है प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो और IMP का टिक तुरंत लगा लो ताकि आपको याद रहे कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने के लिए। तो आप लोग सबसे पहले इसका क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट करेंगे, उसके बाद आप लोग उत्तर में बताएंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार, यानी कि कहने का मतलब ये है जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है उसके अनुसार यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, ठीक है, तब क्या होगा, तब जो आपकी यदि पहली उंगली जो आपकी होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा जो अंगूठा होगा आपका वो चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तो जो बीच वाली उंगली होगी वो आपके चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। यही आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है। तो इसे एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी में तुरंत नोट कर लेना, ठीक है। क्या हो जाता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली उंगली आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो बीच वाली उंगली होगी आपका चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार से आपका अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा हो जाती है। साथ में हम लोग से पूछा गया था कि एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। तो व्यवहारिक उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं कि इसका व्यवहारिक उदाहरण आपका ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली, यानी कि जो आपका अन्योन प्रेरण गुणांक होता है इसका जो कह सकते हैं कि व्यवहारिक उदाहरण होता है वो आपका ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं इसमें हमारा जो प्रश्न दिया गया है वो आपका दिया गया है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंगदैर्ध्य के तरंगों के नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, 2005 में, 13 में, 14 में, 16 में। तो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको उत्तर में बताना, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे, उत्तर उसका पे लिखना स्टार्ट करोगे। सबसे अधिक जो तरंगदैर्ध्य की जो तरंगे हैं वो आपकी रेडियो तरंगे हैं तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य की जो तरंगे हैं वो आपकी गामा किरणें हैं। तो इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन में यही चीज पूछी गई थी कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंगदैर्ध्य की तरंगों के नाम बताइए। तो हमने आपका जो नाम था मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक जो तरंगदैर्ध्य की जो तरंगे हैं वो आपकी रेडियो तरंगे हैं और तथा जो सबसे कम तरंगदैर्ध्य की तरंगे हैं वो आपकी गामा किरणें हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, जैसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल था, इसका आंसर भी था। तो इसे आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका हो जाता है, 3 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है, 2009 में, 14 में, 17 में। तो इसमें हम लोग को बताना है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम की जो आवृत्ति होती है उसको हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग उत्तर में इस प्रकार से बता सकते हो। सबसे पहले जो आप तरंगे लिखोगे वो आपकी लिखोगे कि रेडियो तरंगे, दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा माइक्रो तरंगे, तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा अवरक्त विकिरण और चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा दृश्य विकिरण, पांचवें नंबर पे आपका पराबैंगनी विकिरण और छठे नंबर पे आपका एक्स किरणें तथा सातवें नंबर पे आपका गामा किरणें। तो इस प्रकार से इसमें जो हम लोगों ने तरंगों के नाम लिखे हैं वो आपके आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, यानी कि सबसे पहले जो हम लोगों ने तरंगे लिखी है वो आपकी है सबसे कम आवृत्ति वाली, उसके फिर उससे ज्यादा, 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 फिर उससे ज्यादा। इसी प्रकार से हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम को लिखिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्रम को बता दिया। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि पराबैंगनी किरणों के किन्हीं दो उपयोग लिखिए। 2022 में आपके क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आया है, इससे भी आपको पता होना चाहिए कि पराबैंगनी किरणों के उपयोग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला उपयोग बता सकते हो इस प्रकार से, उपयोग फर्स्ट कि अंगुलियों के निशानों को पता लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले उपयोग करते हैं पराबैंगनी किरणों को। उसके फिर दूसरा जो आपका पॉइंट है आप लोग बता सकते हो, नकली दस्तावेजों में भी हम लोग पराबैंगनी किरणों के उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए उपयोग में। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित तरंगों को उनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। पहला इसमें आपका दिया गया रेडियो तरंगी, दूसरा आपका दिया गया गामा किरणें और तीसरा आपका दिया गया एक्स किरणें तथा चौथा दिया गया आपका माइक्रो तरंगे। तो इसमें आपकी जो 4 तरंगे दी गई हैं वो आगे पीछे करके दी गई हैं। अब हम लोग को इसमें क्या करना है, हम लोग को जो तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में हम लोग को उनको सेट करना है, यानी कि जो सबसे कम वाला जो सबसे पहले जो तरंग दैर्ध्य होगी उसको हम लोग आगे लिखेंगे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस प्रकार से हमको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग इसको सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट करेंगे। फिर इन्हीं चारों में से हम लोग को सबसे पहले जो कम तरंग दैर्ध्य वाली जो तरंगे होंगी सबसे पहले हम लोग उनको लिखेंगे, फिर उससे ज़्यादा वाली को लिखेंगे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा वाली को लिखेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहला जो नाम आप लोग बताओगे वो आपका हो जाएगा गामा किरणें, दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा एक्स किरणें, तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा माइक्रो तरंगे और चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा रेडियो तरंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो तरंगे दी गई थी उनको हम लोग तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए हैं। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, महत्वपूर्ण ये भी था, इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि एक्स किरणों के प्रमुख 2 गुण तथा उपयोग लिखिए। 2019 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो इसमें आपको एक्स किरणें के 2 गुण भी लिखने हैं और साथ ही में 2 प्रमुख उपयोग भी हम लोग को बताने हैं। तो इसमें हम लोग पहला उपयोग बताओगे कि एक्स किरणें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती हैं, क्योंकि ये आवेशित कण नहीं है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपकी एक्स किरणें होती हैं वो आपकी वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती हैं, क्योंकि ये आवेशित कण नहीं है, इसीलिए आपका ये वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट आपका हो गया। दूसरा पॉइंट आप लोग इसमें बताओगे उपयोग में, दूसरा पॉइंट आप लोग इसमें बताओगे गुण में कि ये किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट था, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो 2 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक्स किरणें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती हैं, क्योंकि ये आवेशित कण नहीं है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये किरणें आपकी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार से दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप लोग याद कर लीजिए। तो गुण आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोग उपयोग की बात करेंगे। तो उपयोग में आप लोग बता सकते हो कि पहला उपयोग आप लोग इसमें बताओगे कि वैज्ञानिक अनुसंधान में हम लोग एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं, और दूसरा पॉइंट आप लोग बता सकते हो कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम लोग एक्स किरणों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पर और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो एक बार सबसे पहले आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो जल्दी से। उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। 2017 में 2023 में 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, और साथ ही में अनुनादी आवृत्ति जो होता है इसके सूत्र का निगमन किस प्रकार से होता है उसे भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कभी-कभी अनुनादी आवृत्ति केवल पूछेगा तो परिभाषा में आप लोग बता सकते हो, और साथ ही में उसका जो सूत्र का डेरिवेशन होता है उसे भी आप लोग करोगे तो आपको पूरे-पूरे मार्क्स मिलेंगे, और साथ ही में बहुत ही अच्छा स्कोर आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो आप लोग बताओगे कि अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात बराबर होते हैं, तब इस स्थिति में ये आवृत्ति जो आपकी होती है वो आपकी अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपका एक्स एल बराबर होगा एक्स सी के, तो फिर उस स्थिति में जो आपकी आवृत्ति होगी उसे ही हम लोग अनुनादी आवृत्ति बोलेंगे। यहाँ पर जो आपका एक्स एल है वो आपका प्रेरण प्रतिघात है, और जो आपका एक्स सी है वो आपका धारतीय प्रतिघात है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है सबसे पहले, यही यहाँ से ही आप लोगों ने परिभाषा को लिखना है कि जब आपका एक्सएल और बराबर होगा एक्ससी, यानी कि एक्सएल बराबर होगा एक्ससी के, तो उस स्थिति में जो आपकी आवृत्ति होगी उसे हम लोग अनुनादी आवृत्ति बोलते हैं। और मैंने आपको बताया ही है कि आपका जो एक्सएल होता है आपका प्रेरण प्रतिघात होता है, तथा आपका जो एक्ससी होता है वो आपका धारतीय प्रतिघात होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप लोग यही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे सूत्र का निगमन करने में कि एक्सएल बराबर होता है आपका एक्ससी के। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप लोग ये चीज़ लिखोगे। फिर आगे आप लोगों को एक चीज़ पहले से पता है कि एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल के, और जो आपका एक्ससी होता है वो बराबर होता है 1 में ओमेगा सी के। तो इस प्रकार से आप लोग चाहो तो एक्सएल की जगह पर ओमेगा एल लिख सकते हो, और एक्ससी की जगह पर 1 में ओमेगा सी लिख सकते हो। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। एक्स एल की जगह हम लोग लिख देंगे ओमेगा एल लिख देंगे, और बराबर में फिर हम लोग एक्स सी की जगह पर हम लोग 1 में ओमेगा सी कर देंगे।
फिर आप लोग आगे क्या करोगे, जो आपका एल होगा इसको हम लोग बटे में ले आएंगे और ओमेगा को हम लोग इस साइड में ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो गया। अब जब हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो पूरा आपको टोटल में अंडर रूट लग जाएगा, लेकिन अंडर रूट एक जो आपका होता है उसका मान 1 होता है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि ओमेगा बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे में आपका हो जाएगा अंडर रूट LC, क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर हटाया तो फिर यहाँ पर आपका अंडर रूट आ गया। इस प्रकार से आपका हो गया। अब आगे एक चीज आपको यहाँ पर और भी पता होना चाहिए कि जो आपका ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर आपका होता है 2πf। इस प्रकार से आपका होता है। तो आप लोग चाहो तो ओमेगा की जगह पर 2πf भी लिख सकते हो। तो यही चीज आप लोग यहाँ पर लिख दोगे कि ओमेगा की जगह पर 2πf बराबर आपका हो जाएगा 1 अपान में अंडर रूट ELC। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग ने ये चीज लिख दी तो हम लोग क्या करेंगे, f को यहाँ पर रोक लेंगे और 2π को हम लोग इसको बटे में भेज देंगे। तो हो जाएगा आपका f बराबर 1 बटे में आपका हो जाएगा 2π अंडर रूट ELC। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो ये जो आपका सूत्र निकल करके आ गया है, यही आपका अनुनादी आवर्ती का सूत्र है। तो इसे आप लोगों ने बहुत ही आसानी तरीके से समझ लिया होगा कैसे आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको इसमें ये चीज पता होना चाहिए कि इसमें जो प्रेरण प्रतिघात होता है तथा धारतीय प्रतिघात जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो उस स्थिति में जो आपकी आवृत्ति होती है वही आपकी अनुनादी आवृत्ति कहलाती है, यानी कि XL बराबर आपका XC होगा। उसके यहाँ पे XL का मान आपका होता है ओमेगा L, XC का मान होता है 1 बटे में ओमेगा C। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर दोनों जगह पर लिख दोगे। फिर आप लोग क्या करोगे, L को इसको बटे में ले आओगे और ओमेगा इधर आ जाएगा तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 बटे में आपका LC हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करोगे, आपका स्क्वायर हटाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा। तो ओमेगा बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे में अंडर रूट LC हो जाएगा। फिर आप लोगों ने ओमेगा की जगह पर 2πf लिख दिया है, तो ये चीज आप यहाँ पर कर दोगे। 2πf बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे में अंडर रूट LC हो जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, f यहाँ पर रोक करके 2π को बटे में भेज दोगे। तो फिर हो जाएगा आपका f बराबर अपान में 1 अपान में हो जाएगा 2π अंडर रूट ELC। तो यही आपका जो सूत्र होता है आपका अनुनादी आवृत्ति का सूत्र होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूर्ण से कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन हो जाता है कि किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा में 2014 में, 16 में, 17 में, 22 में, 23 में, यानी कि बोर्ड परीक्षा में 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है। हम लोगों को किसी प्रिज्म के पदार्थ के जो अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है उसको हम लोग को अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसका उत्तर किस प्रकार से आप लोग बताओगे, सूत्र आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग इसका उत्तर बता पाओगे। सूत्र लिखोगे आप लोग कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र बराबर आपका होता है n बराबर आपका होता है साइन a प्लस डेल m बाई 2 बटे में आपका हो जाएगा साइन a बाई 2। तो ये आपका हो जाता है सूत्र प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, जहां पर जो आपका a होता है, a आपका यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो a आपका होता है प्रिज्म कोण, डेल m आपका होता है न्यूनतम विचलन कोण, और साथ ही में जो आपका n होता है ये आपका अपवर्तनांक होता है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो आपका पहला क्वेश्चन इसमें था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसीलिए आपको इस सूत्र को भी याद रखना है कि पदार्थ के अपवर्तनांक कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है किस प्रकार से होता है उसे आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। में हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है, 2015 में, 2017 में। तो इसमें हम लोग को किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न जो आपके न्यूनतम विचलन कोण है और तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र ज्ञात करना है, सूत्र बताना है हम लोग को। तो यहाँ पर 2 सूत्र हम लोग को बताने हैं। सबसे पहले हम लोग को न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र बताना है। तो आप लोग बता सकते हो कि न्यूनतम विचलन कोण बराबर आपका होता है डेल m बराबर क्या होता है n-1 टू ए हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाता है। ठीक है, ये आपका होता है न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र। जो न्यूनतम विचलन कोण होता है उसको हम लोग डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। जहां पर आप लोग बता सकते हो कि जो आपका ए है, ए आपका प्रिज्म कोण है और n आपका है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से जो न्यूनतम विचलन कोण होता है उसका सूत्र किस प्रकार से होता है मैंने आपको समझा दिया है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। फिर अगला हम लोग को इसमें बताना कोणीय विक्षेपण का सूत्र। तो कोणीय विक्षेपण का सूत्र हो जाएगा थीटा बराबर एन बी माइनस एन आर इंटू में बंद ए हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जहां पर आपका जो एनबी है, एनबी आपका हो जाएगा बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, और जो आपका एनआर हो जाएगा वो आपका लाल रंग के लिए अपवर्तनांक हो जाएगा। तो इस प्रकार से न्यूनतम विचलन कोण इसका सूत्र हो जाता है डेल एम बराबर n-1
ब्रैकेट बंद ए हो जाएगा, और जो आपका कोणीय विक्षेपण का सूत्र हो जाता है थीटा बराबर NB माइनस आर ब्रैकेट बंद आपका ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका दोनों सूत्र मैंने आपको बता दिए हैं, साथ ही में क्या क्या चीजें इसमें होती हैं मैंने आपको समझा दिया है। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, जो कि आपका हो जाता है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। 2007 में, 13 में, 17 में 3 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। उत्तर आप लोग को बताना है इस प्रकार से कि जब कोई जो आपका प्रकाश की किरण होती है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसका जो अधिकांश भाग होता है वो अपवर्तित हो जाता है, तथा जो शेष भाग होता है वो आपका परावर्तित हो जाता है। अपवर्तित किरण जो आपकी होती है वो अविलंब से दूर हटती जाती है, और साथ ही में यदि हम लोग सघन माध्यम में जो आपतन कोण आई होता है, आई को हम लोग इतना बढ़ाया जाए कि जो एक विशेष आपतन कोण के लिए जो अपवर्तन कोण का जो मान हो कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो इस आपतन कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इसको आगे आप लोग बहुत ही छोटे वे में बताना चाहते हो तो बता सकते हो कि अतः क्रांतिक कोण, इस प्रकार से बता सकते हो आप लोग कि अतः क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से भी आप लोग बता सकते हो छोटा सा कि आंतरिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है, ये प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है। इसका परिभाषा आपसे अति लघु में पूछा जा सकता है। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि जब कोई किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जब आपकी कोई किरण होगी प्रकाश की, जब किसी चमकदार तल पर गिरेगी तो फिर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी, तो इस क्रिया को, प्रकाश की जो घटना होती है, इसको हम लोग परावर्तन बोलते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। 2023 में आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। उत्तर में आप लोग बताओगे कि प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो आपके अपवर्तन के पश्चात बिना विसरित हुए सीधे निकल जाती है, उसको ही हम लोग प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था इसका भी आंसर आपका कंप्लीट हो गया है। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे प्रश्न जो आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं सभी आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनकी भी संभावना है आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जा रहा है। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है। 4 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, 2005 में, 7 में, 10 में और 22 में। 4 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि एकल गोलीय पृष्ठ पर जो प्रकाश के अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर में आप लोग सबसे पहले बताओगे कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो निम्न होता है। ब्रैकेट में आप लोग बता सकते हो कि n अपान में b माइनस आपका हो जाएगा 1 अपान में u बराबर आपका हो जाएगा n माइनस 1 अपान में आपका r। इस प्रकार से आपका सूत्र हो जाता है एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। इस प्रकार से आपका हो जाता है n अपान में b माइनस में 1 अपान में u बराबर में आपका हो जाएगा n माइनस 1 अपान में r। इस प्रकार से आपका सूत्र हो जाता है। जहां पर यदि हम लोग बात करेंगे तो जो आपका u होता है, u आपका पृष्ठ से वस्तु की दूरी होता है, b आपका पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी होता है, r आपका पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है, और साथ ही में जो आपका n दिया गया है, n आपका है पृष्ठ द्वारा पृथक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। तो एक बार इसे सब लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो जल्दी से, और साथ ही में इन सारे प्रश्नों को आज के आज ही तैयार कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, तो इसीलिए आपको इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, आपका होने वाला है कि कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
ये हम लोग को बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 में, 10 में, 18 में 3 बार पूछा गया है। महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। जो आपका कांच का जो उत्तल लेंस होता है, उसको जब हम लोग कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोएंगे, तो फिर जो आप कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होगी कैसी हो जाएगी, साथ में प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं कि जब हम लोग कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोते हैं, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा प्रकृति भी बदल जाएगी। अतः जो आपका उत्तल लेंस होगा वो आपका अवतल लेंस की भांति कार्य करने लगेगा, यानी ये करेगा। तो इस प्रकार से आपको समझ गए होंगे इसका उत्तर किस प्रकार से आपको बताना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का ये क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इतना ही लिखना है, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है, किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा प्रतीकों के अर्थ बताइए। 2013 में, 14 में, 17 में 3 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको पता होना चाहिए किसी लेंस के लिए न्यूटन का हम लोग को सूत्र लिखना है, साथ ही में प्रतीकों के अर्थ भी हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में हम लोग बता सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का जो सूत्र होता है आपका हो जाता है एक्स एक्स डैश बराबर आपका होता है एफ एफ डैश। इस प्रकार से आपका हो जाता है। यहाँ पर जो आपका एक्स डैश होता है वो आपका लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी होती है। जो आपका एक्स होता है वो लेंस के द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी होती है। और जो आपका एफ हुआ एफ डैश होता है आपका लेंस की प्रथम व द्वितीय फोकस दूरी होती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। बहुत ही सिंपल से इसका आंसर है। तो आप लोग जितना आप समझ में आता है समझ लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही में आप लोग सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सारे प्रश्न यहाँ पर जो भी करवाए जा रहे हैं सभी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा इसमें हो जाता है, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में, 12 में 2 बार पूछा गया है। तो हम लोग को बताना है कि जो आपका किसी लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किन बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले आप लोग इसका सूत्र बताओगे कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो आपका हो जाता है 1/f बराबर आपका हो जाता है n-1। ठीक है, इस प्रकार से आपका होगा ब्रैकेट बंद। फिर आपका हो जाएगा ब्रैकेट में 1/r1 माइनस आपका हो जाएगा 1/r2। इस प्रकार से आपका एक सूत्र हो जाता है। तो जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, यानी कि ये चीज जो आपकी होती है कि लेंस के पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं तथा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करती है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं तथा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी कि अगले पेज पर। और यहाँ से आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल टीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, निकाल करके आप लोग आराम से मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया कि तरंगार्ग को परिभाषित कीजिए। 2018 में क्वेश्चन आपके परीक्षा में आया हुआ है। तरंगार्ग क्या होता है हम लोग को बताना है। तो उत्तर आप लोग सबसे पहले लगाओगे, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे। किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली जो काल्पनिक सतह होती है उसको हम लोग तरंगार्ग बोलते हैं। तो इसलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। किसी माध्यम में जो समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को जो स्पर्श करने वाली जो काल्पनिक सतह होती है उसको हम लोग तरंगार्ग बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और जो आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। आपके लगभग हर साल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपका होता है कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। 2006 में, 7 में, 10 में, 16 में, 19 से 22 में, यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन 6 बार पूछा गया है। महत्वपूर्ण है, 2024 में भी आ सकता है। तो इसीलिए आपको उसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग उत्तर लगाओगे, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सा है इसकी परिभाषा कि कला संबंध स्रोत क्या होता है। तो आप लोग बताओगे कि ऐसे स्रोत जिनके बीच जो कलांतर जो आपका होता है कलांतर समय के साथ नियत रहे तो उसे हम लोग कला संबंध स्रोत बोलते हैं।
और 2 कला संबंध स्रोतों में से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जा सकता है। यह चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबंध स्रोत कहलाते हैं और 2 कला संबंध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था। इसे आप अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लो और अभी के अभी तैयार कर लो। इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल 100% आ सकता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। हम लोग को बताना है उन घटनाओं के बारे में जिनसे प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। 2011 में 17 में 2 बार आपके परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका व्यतिकरण होता है तथा ध्रुवण होता है उन घटनाओं से ही आपका प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि होती है। तो इसलिए आप लोग इस वाले जो आपका आंसर होता है इसको आप लोग नोट करेंगे, व्यतिकरण तथा ध्रुवण। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि प्रकाश के ध्रुवण घटना से प्रकाश तरंगों की किस विशेष प्रकृति का प्रमाण मिलता है। 2012 में 2013 में 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। हम लोगों को बताना ये है कि प्रकाश का जो ध्रुवण घटना होती है उससे प्रकाश तरंगों की किस विशेष प्रकृति का प्रमाण मिलता है, ये चीज हमको बताना है। तो आप लोग बता सकते हैं उत्तर में कि प्रकाश का जो ध्रुवण होता है प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की पुष्टि करता है, यानी कि प्रकाश का जो ध्रुवण होता है वो आपका प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसे भी आप लोग कॉपी में जल्दी से नोट करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि प्रकाश में विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश में जो विवर्तन होता है के लिए आवश्यक शर्त क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका उत्तर किस प्रकार से हो जाता है आइए देख लेते हैं। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि प्रकाश में विवर्तन के लिए अवरोध का जो आकार होता है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जो प्रकाश की विवर्तन में जो आपका अवरोध का जो आकार होता है वो आपका प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। तो यही आपका प्रकाश में विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। कहता है कि देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। 2005 में, 7 में, 11 में, 13 में, 14 में, 17 में, 19 में, 23 में कई बार लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग जान सकते हो कि जब ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल आ रहा है तो फिर ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये 2024 में भी आ सकता है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या होता है इसमें कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। बात बहुत सिंपल सी है कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण जो आपका धातु है धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसको ही हम लोग देहली आवृत्ति बोलते हैं। क्या होता है कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसको हम लोग देहली आवृत्ति बोलते हैं। और इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई भी आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। यदि आप लोग क्या करेंगे जो देहली आवृत्ति है इससे कम आवृत्ति कर देंगे तो प्रकाश इससे आवृत्ति के जो प्रकाश होगा उससे धातु से कोई भी आपका कह सकते हैं कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। अतः यह आपका जो देहली आवृत्ति होती है यह आपकी एक विशेष महत्व रखती है क्योंकि ये आपकी एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो यही आपकी देहली आवृत्ति हो जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए अभी के अभी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया, उससे भी ज्यादा बार आया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2005 में, 6 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 13 में, 16 में, 18 में, 19 में, 22 में बहुत बार आया है। 2024 में भी ये पक्का पक्का आएगा। आप लोग लिख करके रख लो कि ना आए तब आप लोग कहना, जाकर आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, लगातार आ रहा है तो फिर क्यों नहीं आएगा 2024 में, क्योंकि 2023 में नहीं आया तो 2024 में आ सकता है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। तो इसमें क्या हो रहा है, वह न्यूनतम ऊर्जा, अब हम लोगों ने देहली आवृत्ति में देखा था कि प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति, अब यहाँ पर क्या हो रहा है न्यूनतम ऊर्जा की बात हो रही है कि वह न्यूनतम ऊर्जा
जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। क्या होता है कि वह न्यूनतम ऊर्जा या फिर कम से कम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाती है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाती है। यह धातु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी कि जो आपका प्रकाश वैद्युत कार्यफलन होता है यह आपका धातु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से इसको हम लोग कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला आपका हो जाता है W बराबर H न्यू नॉट। न्यू नॉट बराबर आप लोग यहाँ पर जानते हैं C अपान में आपका लेमडा नॉट होता है। तो यदि आप लोग चाहो तो न्यू नॉट की जगह आप लोग ये चीज लिख सकते हो, तो यही चीज आप लोग यहाँ पर लिख दोगे तो आपका न्यू नॉट हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा C अपान में लेमडा नॉट। तो हो जाएगा W बराबर H, अब आपका हो जाएगा H C अपान में लेमडा नॉट हो जाएगा। जहां पर आपको जो लेमडा नॉट होता है वो आपका देहली तरंग दैर्ध्य होता है। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि लुईस दे ब्रोगली के तरंग द्रव्य तरंग की अवधारणा की व्याख्या करो। ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2019 में 23 में आया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकता है, इसीलिए आपको उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि दे ब्रोगली जो आपकी द्रव्य तरंग होती है उसकी क्या अवधारणा होती है, उसको हम लोग को समझना है। तो यहाँ आप लोग बताएंगे कि दे ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार विकिरण तरंग तथा कण के लाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है, क्या होता है, ब्रोगली ने बताया कि जिस प्रकार विकिरण जो आपका होता है वो तरंग तथा कण के लाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार जो आपका द्रव्य कणों को भी तरंग की प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए। जिस प्रकार क्या होता है कि जो विकिरण होता है वो तरंग तथा कण के लाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार से जो आपका द्रव्य कण होते हैं उनको भी आपके तरंग की प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए। अर्थात गतिमान अवस्था में प्रत्येक द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबंध होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दे ब्रोगली तरंग बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है जो कि आपका हो जाता है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 में 10 में 11 में 16 में 17 में आया है और 2024 में आएगा ही आएगा, ये आप लोग लिख करके रख लेना, ठीक है। तो प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, आइए देख लेते हैं। तो आप लोग इसमें बताएंगे कि जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है, तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। प्रकाश तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही हम लोग विवर्तन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर परिभाषा यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हो। आगे आप लोग इसमें बता सकते हो कि सुपेक्ष विवर्तन के लिए विवर्तक वस्तु का जो आकार होता है तथा तरंग दैर्ध्य समान कोटि की होनी चाहिए, यदि हम लोग को सुपेक्ष विवर्तन करवाना है। आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि विवर्तन तरंगों का एक विशिष्ट गुण है जो केवल तरंगों में देखने को मिलता है, कणों में नहीं, ठीक है। जो विवर्तन होता है वो केवल तरंगों में देखने को मिलेगा, कणों में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए विवर्तन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे नोट करो, याद करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि कार्य क्वेश्चन हो जाता है कि देहली आवर्ती एवं कार्यफलन में संबंध लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है, 2005 में 9 में 19 में आया है। इंपॉर्टेंट है, हम लोग को देहली आवर्ती एवं कार्यफलन में संबंध बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका W बराबर क्या होता है, H न्यू नॉट होता है ना। तो यहाँ पर जो आपका न्यू नॉट होता है ये आपका हो जाता है देहली आवर्ती, H आपका होता है प्लांक नियतांक और W आपका कार्यफलन होता है। तो यही संबंध होता है देहली आवर्ती एवं कार्यफलन में। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे आप लोग याद करेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2007 में 9 में 11 में आया हुआ है। तो हम लोग को फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो दिया गया है इसको कैसे हम लोग बताएंगे, ठीक है। उसको बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। इस प्रकार से आपको समझ लेना है कि जो आपका ई होता है, ई क्या होता है आपका, ई आपका यहाँ पर ऊर्जा होता है। तो ई बराबर आपका हो जाता है Hc अपान में क्या हो जाता है आपका लेमडा, इस प्रकार से आपका हो जाता है। और जो आपका P होता है, P बराबर आपका हो जाता है H अपान में लेमडा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर जो दिया गया है
H अपान में लेमडा, तो इसकी जगह आप लोग चाहो तो P रख सकते हो ना। तो यही चीज हम लोग करेंगे, E बराबर आपका हो जाएगा, E बराबर यहाँ पर क्या कर देंगे, H अपान में लेमडा की जगह पर P कर देंगे तो P हो जाएगा और C हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पर P निकालेंगे, P आपका संवेग होता है, तो जब आप लोग P निकालोगे तो यहाँ पर C को हम लोग E के बटे में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा P बराबर E अपान में C, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यही चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में जो संबंध होता है इस प्रकार से हो जाता है कि P बराबर E अपान में C हो जाता है, जहां पर E आपका ऊर्जा होता है, C आपका प्रकाश का निर्वात में वेग होता है और P आपका संवेग होता है। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे इसमें हो जाता है कि m द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा का संबंध इसके गतिज ऊर्जा के पदों में लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका 2016 में 22 में 2 बार पूछा गया है। तो इसका उत्तर किस प्रकार से आप लोग बताएंगे कि गतिमान कण की गतिज ऊर्जा के पदों में द्रे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आपका हो जाता है लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा H अपान में √2m k, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, वो आपका होने वाला है मूल कण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी बोर्ड परीक्षा में 2005 में, 7 में, 8 में, 11 में, 12 में, यानी कि 5 बार पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि मूल कण क्या होता है, साथ में प्रतिकण क्या होता है, दोनों चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम उसका उत्तर बताएंगे इस प्रकार से, मूल कण हेडिंग लगाओगे, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे कि वह कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि हम लोग उन कणों की बात कर रहे हैं जिनका निर्माण किसी अन्य कणों से नहीं होता, यानी कि पहले से ही निर्मित होते हैं, उनको कोई भी निर्माण नहीं कर सकता है, वो पहले से ही अपना कण होते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं, कह सकते हैं कि उनका और भी कोई निर्माण नहीं कर सकता, पहले से ही निर्मित होते हैं। तो यही चीज हम यहाँ पर बताएंगे कि वह कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता है मूल कण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हो इलेक्ट्रॉन, ये आपका मूल कण होता है। तो इस प्रकार से मूल कण की परिभाषा बहुत ही सिंपल है, आप लोग आराम से बता सकते हो। तो सबसे पहले आप मूल कण को अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग प्रतिकण के बारे में भी समझ लेते हैं कि प्रतिकण क्या होता है। तो जब हम लोग प्रतिकण की बात करेंगे तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि यदि दो कण परस्पर मिलकर एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर दें तथा केवल ऊर्जा प्राप्त हो तो ऐसे कणों को हम लोग एक दूसरे का प्रतिकण बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब दो कण आपस में मिलें और साथ में एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर दें और केवल केवल ऊर्जा प्राप्त हो तो ऐसे कणों को हम लोग प्रतिकण बोलते हैं। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका पॉजिट्रॉन होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। ये कण एक दूसरे से मिलकर के ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से मूल कण और प्रतिकण दोनों चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, साथ में उसका उदाहरण भी बता दिया है। तो जल्दी से आप लोग मूल कण और प्रतिकण को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, आज के आज ही से तैयार कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, कि नाभिक की बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2011 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, यानी कि जब ये क्वेश्चन आया है तो आपका लगातार आया है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, 7-8 बार। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती। क्या होता है कि जो नाभिक होता है, किसी भी नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है वह बाह्य ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या होती है, वो बाह्य ऊर्जा होती है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। यही आपका क्या होता है, नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है। इसमें आप लोग बता सकते हैं कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा, यानी कि जो जो नाभिक होगा, जिस भी नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होगी वो जितनी ही ज्यादा होगी वह नाभिक उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। तो इस प्रकार से नाभिक की बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य आपको समझ गए होंगे। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि AMU से क्या तात्पर्य है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे AMU बोलते हैं और साथ ही में आपका होता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ठीक है, तो क्या तात्पर्य है इससे, साथ ही में इसके ग्रह के साथ संबंध बताइए, ये भी हमको बताना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2012 में, 18 में 2 बार पूछा गया है। तो एक AMU यानी कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो आपका होता है वो कार्बन, जो आपका कार्बन परमाणु C612 के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम लोग क्या बोलते हैं,
AMU बोलते हैं। और साथ ही में जब हम लोग को यहाँ पर बात करी जाएगी कि कि इसका किरदार के साथ संबंध बताए, तो आप लोग संबंध बता सकते हैं कि एक AMU बराबर होता है 1.66 गुणा 10 की घात -27 किग्रा होता है। तो इस प्रकार से परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि AMU से क्या तात्पर्य है मैंने आपको बताया, और साथ ही में इसका किग्रा के साथ संबंध क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2006 में, 9 में, 15 में, 22 में 4 बार पूछा गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसीलिए आप यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट का टीवी लगा देंगे। फिर आप उसका उत्तर बताएंगे कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग उत्तर में बताएंगे इस प्रकार से कि जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट्ट करते हैं तो वह नाभिक लगभग 2 या 2 से अधिक छोटे-छोटे नाभिकों में टूट जाता है तथा इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान क्षति होती है वह आपकी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जो भारी नाभिक होते हैं वो जब टूटेंगे तो उनकी जो प्रक्रिया होगी उसको हम लोग नाभिकीय विखंडन बोलेंगे। और बाकी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ तक बता सकते हो। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है, तो आप लोग बताओगे कि जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट्ट करेंगे तो वह जो नाभिक होगा आपका लगभग 2 या 2 से अधिक छोटे-छोटे नाभिकों में टूट जाएगा, और इस प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं क्या, नाभिकीय विखंडन। बाकी चीज़ें आप लोग यहाँ पर दे करके लिख सकते हो, ठीक है। हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो आपका न्यूट्रॉन होता है, जब हम लोग उसको यूरेनियम 92 235 से जब हम लोग उसका क्या कराते हैं, अब क्रिया कराते हैं, तो आपका यहाँ से टूट जाता है ये 2 या 3 भागों में। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका क्या है, बेरियम है 56 144 ये आपका बेरियम है, प्लस में आपका है Kr 36 89, ठीक है। इस प्रकार से आपका है, तो जो आपका Kr होता है ये आपका क्रिप्टॉन होता है। ये चीज़ अभी आपको यहाँ पर याद रखनी है। प्लस में आपका 3 दिया गया है न्यूट्रॉन, प्लस में E यानी कि ऊर्जा दिया गया। इस प्रकार से आपका एक समीकरण होता है। तो इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। यदि आपसे नाभिकीय विखंडन के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग को यहाँ तक लिखना है, साथ में ये चीज़ भी बता देनी है, ठीक है। तो ये आपका एक उदाहरण के रूप में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है, 2005 में, 12 में 2 बार पूछा गया है। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की घटना होती है। तो क्या होता है, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें हमसे पूछा गया था कौन सी घटना होती है, तो आप लोग बता सकते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की घटना होती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वह बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं नाभिकीय बल कहलाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वह बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं नाभिकीय बल कहलाते हैं। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, इसे भी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि एक परमाणु द्रव्यमान यानी कि एक एमयू जो आपका होता है कि तुल्य ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि MeV में बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2006 में, 13 में, 23 में 3 बार पूछा गया है। तो हम लोगों को इसमें बताना है कि जो आपका एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो आपका होता है AMU की तुल्य ऊर्जा जो होती है उसको हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि MEV में हम लोग को बताना है। तो आप लोग बता सकते हो कि एक AMU बराबर आपका होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से ये चीज़ आपको यहाँ पर बता सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे, फिर आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसमें हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि बंधन ऊर्जा तथा नाभिक के स्थायित्व में संबंध बताइए। 2005 में, 11 में 2 बार पूछा गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी आपको बताना है कि बंधन ऊर्जा तथा नाभिक के स्थायित्व में संबंध। तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात जिस परमाणु के नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितना अधिक होगा परमाणु उतना ही आपका अधिक स्थायी होगा। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है। वाला है वो आपका होने वाला है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं तथा उसकी शर्त क्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा की ओर परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में, 15 में। तो इसका उत्तर आप लोग किस प्रकार से बताएंगे, आइए समझ लेते हैं। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि बोर की परिकल्पनाओं के अनुसार इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। ये कक्षाएं जो आपकी होती हैं वो स्थायी कक्षाएं कहलाती हैं। बहुत ही सिंपल था, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ
कि बोर की परिकल्पनाओं के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो आपके होते हैं वो कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, और ये जो कक्षाएं होती हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थायी कक्षाएं बोलते हैं। यही पहला जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं, वो आप लोग इसमें बता सकते हैं। आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि तथा इसकी आवश्यक शर्त क्या है, उसे भी आप लोग बता सकते हैं कि इन कक्षाओं में परिक्रमण करते समय जो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π होता है। 2π का पूर्ण गुणज होता है। इस प्रकार से आपको बताना है कि इन कक्षाओं में परिक्रमण करते समय जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो कोणीय संवेग होता है h/2π का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात आपका MBR बराबर आपका हो जाता है n, आपका अंदर हो जाएगा ब्रैकेट के h/2π। तो ये इस प्रकार से आपका हो जाता है, जहां पर जो आपका n होता है, ठीक है, n आपका 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक हो सकता है। तो इस प्रकार से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो स्थायी कक्षा किसे कहते हैं उसे भी मैंने आपको बता दिया, साथ में उसकी आवश्यक शर्त क्या होती है उसे भी मैंने आपको समझा दिया, तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। 2022 में 2023 में 2 बार क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जब रदरफोर्ड थे उन्होंने जब अल्फा प्रकीर्णन कराया प्रयोग तो उसमें उनसे क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए उन्हें, तो वही चीज हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट से मैं आपको पूरा समझा दूंगा। पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला गोला होता है, ठीक है। परमाणु का अधिकांश जो भाग होता है वो खोखला गोला होता है, जिसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर कोटि की होती है। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आगे आप बता सकते हैं जिसे हम लोग नाभिक बोलते हैं। इस प्रकार से पहला पॉइंट हो गया। इसमें आपका सेकंड पॉइंट हो जाता है कि परमाणु का समस्त धन आवेश परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में होता है, यानी कि जो परमाणु का समस्त धन आवेश होता है वो परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में होता है। ये सारे निष्कर्ष रदरफोर्ड ने अपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त किए थे। अगला पॉइंट इसमें आप लोग बता सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर कोटि की त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का कुल ऋण आवेश जो आपका होता है वो नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। ये पॉइंट भी आपको याद करना है कि जो इलेक्ट्रॉन का कुल ऋण आवेश होता है वो नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। तो इस प्रकार से जो आपका रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त जो निष्कर्ष थे मैंने आपको बता दिया है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसमें अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है। तो इसमें अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। 2023 में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो आपको इसमें बताना है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय गति होती है का न्यूनतम कोणीय संवेग हम लोग को यहाँ पर बताना। तो आप लोग बता सकते हैं h/2π होता है। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। साथ ही में इस पेज पर जितने भी क्वेश्चन कराए गए सभी को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज की ओर बढ़ेंगे। और उसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में और 2014 में 2 बार पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि ठोसों में उपस्थित जो ऊर्जा बैंड होते हैं उनका क्या नाम होता है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इसमें आप लोग उत्तर में बता सकते हैं कि जो चालन बैंड होता है, संयोजी बैंड होता है, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि ठोसों में जो उपस्थित ऊर्जा बैंड के नाम हम लोग को बताने थे। तो आप बता सकते हैं चालन बैंड तथा संयोजी बैंड, ये दोनों आपके कैसे हैं, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड के नाम है। तो इस प्रकार से वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसे भी आप लोग कॉपी में नोट करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक कौन कौन होते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2013 में 23 में 2 बार पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एन टाइप होता है तथा पी टाइप होता है उन अर्धचालकों में जो आवेश वाहक होता है वो कौन होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो उत्तर में आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका एन टाइप होता है, एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप में कोटर आवेश वाहक होता है। यह चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक कौन कौन होते हैं। तो आप बता सकते हैं जो एन टाइप होता है उसमें आवेश वाहक आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और जो आपका पी टाइप अर्धचालक होता है इसमें आपका आवेश जो आपका होता है कि कह सकते हैं कि जो आपका आवेश वाहक होता है वो आपका कोटर होता है। तो इस प्रकार से दोनों पॉइंट आप समझ गए, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि पी एन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है, 2003 में 11 में 2 बार पूछा गया है, इसीलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो पी एन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं, यही चीज हमको इसमें बतानी है। तो आप लोग आराम से बता सकते हैं इसका उत्तर कि पी एन संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं करती है अवक्षय परत कहलाती है। ठीक है, ये चीज आपको वहाँ पे याद रखना है कि पी एन संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं करती अवक्षय परत कहलाती है। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी था, ये भी कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हमारा इसमें जो अगला क्वेश्चन होने वाला है और साथ ही में इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका हो जाता है कि जर्मेनियम को कैसे पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। तो 2023 में आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि इससे पहले वाला जो साल था इसमें, यानी कि 2023 में ही आया है। तो 2023 में आया, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि जर्मेनियम को कैसे हम लोग पी प्रकार का अर्धचालक बना सकते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाले पदार्थ जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, बोरान हो गया आदि की सूक्ष्म मात्रा मिला करके हम लोग इसे पी टाइप अर्धचालक बना सकते हैं। जर्मेनियम को कैसे बनाएंगे हम लोग पी टाइप अर्धचालक, तो आप बता सकते हैं कि जर्मेनियम में हम लोग 3 संयोजकता वाले पदार्थ को हम लोग मिलाएंगे कि सूक्ष्म मात्रा मिलाने से हम लोग क्या बना सकते हैं, जर्मेनियम को हम लोग पी टाइप का अर्धचालक बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। और साथ ही में इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं पूरी किताब से क्लास 12 की फिजिक्स में, तो पूरी किताब से यदि हम लोग बात करें तो लगभग आपके 80 प्रश्न होते हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को इस सीरीज के अंतर्गत करवा दिया गया है। और यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये हमारा जो चैनल है ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल, इस पर सपोर्ट जरूर दिखाइए। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। और साथ ही में यदि आपको टॉपर ग्रुप को ज्वाइन करना है इस प्रकार से नोट्स वगैरह प्राप्त करने के लिए, तो नंबर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं 97 93 44 0081। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। कॉल नहीं करना है, आपको मैसेज करना है। तो मैसेज आप लोग जब करोगे तो फिर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा टॉपर ग्रुप के अंतर्गत। तो इसीलिए आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। तो इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। तो इसी साथ हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।